नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है। 121 सीटों पर 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो रहा है आज, और 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान होंगे। सुबह 9 बजे तक जो अपडेट आए चुनाव आयोग की तरफ से, उसके मुताबिक अब तक सुबह 9 बजे तक यानी 2 घंटे में, शुरुआती 2 घंटे में कुल 13.13% मतदान हुआ, और अब 11 बजे तक के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक 27.65% मतदान हो चुका है। यानी इन 18 जिलों में जो एक औसत मतदान है वो 27.65% है। और इसमें शेखपुरा में, पटना में 23.71%, भोजपुर में 26.76%, बक्सर में 28%, मुजफ्फरपुर में 29.66%, वैशाली सहरसा में 29.68%। तो ये मतदान के प्रतिशत हैं। लेकिन इस मतदान के दौरान विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगे, और पटना में ही जैसे ही मतदान शुरू हुआ वैसे ही तमाम महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनको एक पर्ची की वजह से मतदान करने से रोका जा रहा है। हालांकि बाद में पटना जिलाधिकारी के कार्यालय ने स्पष्ट किया कि पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं है, और लोगों के पास अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में है और उनके पास पहचान पत्र है तो वो मतदान कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं सामने आई, और ये मतदान को धीमा करने का आरोप भी लगाया है विपक्षी दलों ने, खासतौर से आरजेडी ने। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रशासन पर और चुनाव आयोग पर मतदान प्रक्रिया को धीमी करने का आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा है वो भी हम लोग सुनेंगे, लेकिन आपको बता दें कि 11 बजे तक 27.65% मतदान हो चुका है। इसमें बेगूसराय में 30.37% है, नालंदा में 26.86% है, सीवान में 27.09%, पटना में 23.71% है, और गोपालगंज में 30.04% है। ये मतदान की ये गति है सुबह 11 बजे तक, यानी 4 घंटे में इतने प्रतिशत हुए हैं, 27.65%, 28% से थोड़ा कम। बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। पर मतदान के लिए जिस तरह से लोगों को जागरूक किया गया है, जिस तरह से कैंपेन चलाता है चुनाव आयोग, उसको देखते हुए मतदान बहुत कम माने जाएंगे, क्योंकि और ज़्यादा होनी चाहिए थे। और सुबह के समय में, और ख़ासतौर से अब तो 11 बज गए हैं, 4 घंटे हो चुके हैं, मतदान का प्रतिशत इससे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर जो सवाल भी उठ रहे हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और मतदान के दौरान अब ग्राउंड से आपको हमारे तमाम साथी हैं, हमारे संपादक राजीव रंजन जी भी हैं, इसके अलावा और भी साथी हैं, डीबी लाइव के तमाम रिपोर्टर्स हैं, उनके ज़रिए ग्राउंड पर क्या कुछ हो रहा है, मतदान के समय लोगों का क्या कहना है, किन मुद्दों पर वो मतदान कर रहे हैं, ये भी बताएंगे। लेकिन उस दौरान ये शिकायतें भी आ रही हैं कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। तो ये खबरें भी आ रही हैं, और ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जिनमें से एक भाई का नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन उनके बाकी 3 भाइयों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। तो लोग परेशान होकर घूम भी रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, उन सब पर बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज पर जो ये टर्नआउट है अमलेंदु जी, ये बिहार के लिहाज से भी ये बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। हाँ, बिहार के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं बल्कि खराब माना जाता है जी। लेकिन आप चुनाव आयोग को भरोसा रखिए समीर जी, हाँ। ये शाम तक अगर 60% होगा तो ये परसों जाकर ये 75% हो जाएगा। क्योंकि बड़ी तेजी से, मतदान के अगले दिन बड़ी तेजी से बढ़ जाता है, अगले दिन बढ़ता है, और काउंटिंग वाले दिन तक हो सकता है 85% भी हो जाए। जो आज शाम को 60% होगा तो मतदान के दिन तक 85% भी हो सकता है, यानी 25% तक बढ़ सकता है। आप ज्ञानेश कुमार जी पे पूरा भरोसा रखिए, ज्ञानेश कुमार जी पे और चुनाव आयोग पे आप पूरा भरोसा रखिए, ये मतदान बढ़ जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मोदी जी भी बिल्कुल एकदम निश्चिंत बैठे हैं ज्ञानेश कुमार जी के होते हुए। चिंता नीतीश कुमार को हो सकती है, लेकिन मोदी जी जो है एकदम निश्चिंत हैं। आरजेडी ने एक ट्वीट किया है समीर जी, और उसमें बहुत खुला आरोप लगाया है, और खुला आरोप ये लगाया है कि प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच बीच में बिजली काट दी जा रही है, जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। ये हम लोगों के बगल में चल रहा है उनका आरजेडी का ट्वीट। कृपया चुनाव आयोग ऐसी धांधली, बुरी नीयत और दुर्भावनापूर्ण इरादों का अविलंब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सीईओ बिहार संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करें।
जी बिल्कुल, ये आरजेडी का आरोप है, बड़ा आरोप है कि यहाँ मतदान की प्रक्रिया को धीमा किया जा रहा है और उसके लिए बीच बीच में जगह जगह पर बिजली काट दी जा रही है, तो अपने आप मतदान की प्रक्रिया रुक जाएगी। उधर हम लोगों ने सुबह कई महिलाएं पटना में वो बाहर आईं और उनका ये कहना था कि उनको मतदान से इसलिए रोक दिया गया, मतदान करने से, क्योंकि उनके पास वो पर्ची लेकर नहीं आई थी, जबकि पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मतदान प्रक्रिया को धीमा करना, लोगों को मतदान करने से हतोत्साहित करना, ये इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। हालांकि बाद में पटना में वहाँ के जिलाधिकारी कार्यालय ने इस बात को स्पष्ट किया कि पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं और सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है इस समय मतदान की प्रक्रिया पर, मतदान के बाद क्या कहना है जो वहाँ पर मतदान करने वाले नेता हैं, लोग हैं, उनको भी हम लोग सुनेंगे, जानेंगे। लेकिन ये जो आरोप लगाया है आरजेडी ने, बड़ा आरोप लगाया है। और वहीं आरजेडी की नेता रोहिणी आचार्य हैं, उन्होंने कई तस्वीरें, कई वीडियो पोस्ट किए हैं और उन्होंने लिखा है कि मतदान को प्रभावित करने के लिए वोट चोरों की कारस्तानी, धांधली के हथकंडे जारी हैं, बदलाव की जंग है, इसलिए अंतिम पल तक बूथ पर टिके रहकर सतर्क रहना निहायत ज़रूरी है। मतदान की प्रक्रिया को हिंसक बनाने की विरोधियों की नापाक मंशा को धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से नाकाम कर मतदान की गति को बरकरार रखते हुए भारी संख्या में बदलाव के लिए मतदान हो, ये सुनिश्चित करना है। ये रोहिणी आचार्य का ट्वीट है, आरजेडी की नेता है, और कई उन्होंने तस्वीरें, वीडियो इसमें पोस्ट किए हैं। जी अमृत जी। और एक वीडियो जो है समीर जी, इसमें जो पहला वीडियो है, इसको लक्ष्मण यादव जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है। वो लगभग 3 मिनट से ज़्यादा का है और उनका कहना यह है कि इस वीडियो में बताई जा रही जानकारी के अनुसार जी बिल्कुल, ये उन्होंने लिखा है कि यहाँ तो लल्लन सिंह का, ये वीडियो में बताई जा रही जानकारी के अनुसार बिहार के दानापुर में नसीरगंज घाट पर मतदाताओं को रोके जाने की घटना सामने आई है। ये मामला गंभीर प्रतीत होता है। चुनाव आयोग से आग्रह है कि इस वीडियो की जांच करे और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करे। ये वीडियो हम देख भी सकते हैं, उसको, हाँ, ये उसके विजुअल्स ये चल रहे हैं, इसको एक बार फुल स्क्रीन पर देखते हैं लोगों से क्या कहा जा रहा है। एक चीज स्पष्ट कर दें, ये हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर जिसने ट्वीट किया, हमने उसका नाम बता दिया, उसने इसको पोस्ट किया, तो जिम्मेदारी उनकी है। जी बिल्कुल। और ये उसको जो कंचन यादव हैं, आरजेडी की प्रवक्ता, उन्होंने लक्ष्मण यादव के इस ट्वीट को रीट्वीट किया है और लिखा है कि यहाँ तो लल्लन सिंह का सपना पूरा किया जा रहा है, गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों को वोट डालने से रोका जा रहा है। ये वीडियो दानापुर नसीरगंज का है और यही इसी तरह की अपील कर रहे थे या धमका रहे थे, सीधे कहा जाए, लल्लन सिंह, केंद्रीय मंत्री, मतदाताओं को मोकामा में, और जहां जिसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन और वो चुनाव प्रचार अपना करते रहे, उसी गति से करते रहे, उसी तरीके से करते रहे। पर यह गंभीर मसला है जिस तरह से ये वीडियो पोस्ट किया गया है। ये वीडियो जहां का भी है, दानापुर का बताया जा रहा है। अब इसकी ये कितना सही है कितना नहीं, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति ने इसको ट्वीट किया है, ये रीट्वीट किया जा रहा है और ये सोशल मीडिया पर कई और लोगों ने भी इसको शेयर किया है। तो ये वीडियो साफ बता रहा है कि जो लोग नाव से दूर दूर से चलकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, उनको जाने ही नहीं दिया जा रहा है। तो क्या वास्तव में जो कंचना यादव लिख रही हैं और चुनाव आयोग से पूछ रही हैं, चुनाव आयोग को टैग करके, कि क्या लल्लन सिंह जो कह रहे थे उसको अब बिल्कुल धरातल पर उतारा जा रहा है? अब इसका जवाब अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या देता है। हाँ बिल्कुल, अब ये देखा जाएगा कि चुनाव आयोग इसका क्या जवाब देता है, लेकिन अभी तक पता नहीं कि चुनाव आयोग क्या जवाब देगा, क्या जवाब नहीं देगा। लेकिन समीर जी, ये बताया गया कि ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं चुनाव आयोग में बैठे हुए, और सभी बूथों पर खुद निगरानी रख रहे हैं, ये बताया गया है। और जो वोट चोरी के जो आरोप लग रहे हैं उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, ये भी आ रहा है देखने में। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, ये साफ तौर पर समझ में, मतलब ये वीडियो उनका जारी हुआ है कि वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं सारे विधानसभा क्षेत्रों को, सभी बूथों को। अब पता नहीं कौन सी आंख से देख रहे हैं सारी बूथों को। हाँ, कि ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई पड़ रही हैं और ये तमाम जो ट्वीट्स हैं उनको नहीं दिख रहे हैं। और एक ये तो बहुत ही दिलचस्प मामला सुबह सुबह आया, जब चुनाव आयोग ने सुबह 6 बजे एक ट्वीट किया और उसमें बताया कि आज पहले चरण के मतदान, कल होंगे मतदान,
और झारखंड में, बिहार में नहीं बल्कि झारखंड में, एक बार हम चाहेंगे कि आपको हम उस चुनाव आयोग के ट्वीट के स्क्रीनशॉट को दिखाएं, क्योंकि 2-2.5 घंटे बाद चुनाव आयोग ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसमें चुनाव आयोग की तरफ से उसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया गया था कि पोलिंग फॉर फेज 1 इलेक्शंस अक्रॉस 121 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन झारखंड स्टार्ट्स टुमारो। और हालांकि इसमें मैप और सारी चीज़ें वो बिहार की हैं, लेकिन झारखंड में चुनाव कल हो रहे हैं। तो आप मतदान पहले फेज के आज होने हैं, बताया जा रहा है कि कल होंगे, और हो रहे हैं बिहार में, बताया जा रहा है कि झारखंड में केवल 81 विधानसभा सीटें हैं वहाँ, और 121 विधानसभा सीटों पर पहले फेज में बिहार में चुनाव हो रहे हैं। ट्वीट तो डिलीट कर दिया गया, लेकिन 2 घंटे से भी ज़्यादा समय तक ये लगा रहा अमलेदू जी। हाँ बिल्कुल, 2 घंटे से ज़्यादा लगा रहा, और उस पर कमेंट्स जब आना शुरू हुए समीर जी इस तरीके के, किसी ने लिखा कि भांजा क्या गांजा पी लिया है, किसी ने कहा सस्ता नशा कर लिया है, किसी ने कहा सुबह सुबह नशा कर लिया क्या, इस तरीके के जब ट्वीट आने लगे, और तब जाकर ये डिलीट हुआ। और ये ट्वीट सुबह 6:09 पर हुआ, और उसके बाद 8 बजे तक 3 ट्वीट और आ चुके थे चुनाव आयोग के जी। यानी इसका मतलब कि लोग काम कर रहे थे, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी काम पे लगे हुए थे, ये समझा जाए। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का ट्वीट हुआ, जब इस तरीके के कमेंट आना शुरू हुए, तब जाकर ये लगभग 8 बजे के आसपास ये ट्वीट डिलीट हुआ। और इसके लिए अभी तक कोई माफी चुनाव आयोग ने नहीं मांगी है कि हमसे एक गलत ट्वीट हो गया था। कोई दूसरे ने अगर इस तरीके से कर दिया होता तो तुरंत मिसलीडिंग का ठप्पा लगकर चुनाव आयोग कर देता है कि ये जो है मिसलीडिंग है। लेकिन हमने भी इनका स्क्रीनशॉट लेके किया है, अभी तक चुनाव आयोग ने इसमें मिसलीडिंग का ठप्पा नहीं लगाया है, और अगर ठप्पा लगाए तो हम जवाब देंगे चुनाव आयोग को। जी बिल्कुल, मिसलीडिंग का ठप्पा कैसे लगेगा, वो तो चुनाव आयोग ने खुद ही ट्वीट किया है, और केवल एक जगह नहीं, वो तो पता नहीं कितने लोगों ने उसको शेयर किया हुआ है। खैर, ये अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से चुनाव में धांधली की शिकायतें आ रही हैं और मतदान की प्रक्रिया को रोकने की शिकायतें आ रही हैं, वो बड़ी गंभीर हैं। आरजेडी ने उस पर ट्वीट किया है, वो हमने आपको दिखाया, और मतदान के बाद तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। और इसके अलावा तमाम नेताओं की ओर से जो अपील की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की, उस पर भी हम बात करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की अपील के बावजूद ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होता नहीं दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होता नहीं दिख रहा है। और अभी तक जो दिखाई पड़ रहा है समीर जी, जैसे 11 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं, और ये अगर लगभग 30% के आसपास है, तो ये अच्छा नहीं समझा जा सकता। हालांकि अब देखते हैं शाम तक ये कितना पहुंचता है और कितना नहीं पहुंचता है। लेकिन जो बातें कही जा रही थी, सुबह प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया कि भाई पहले जाकर जो है आप लोग वोट कीजिए, उसके बाद फिर आप मतदान कीजिए, तो सबका कोई प्रभाव होता हुआ दिखाई बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है उसका कि लोग जा रहे हो मतदान करने के लिए। और चूंकि जब तमाम लोगों को जो पटना में सुबह जो तस्वीरें आई हैं, जो उनकी बाइट्स आई हैं, उनमें बताया जा रहा है कि उनको हतोत्साहित भी किया जा रहा है। खैर, एक बार वो सुनेंगे कि उन महिलाओं की क्या शिकायत थी। हालांकि आपको बता दें कि उनकी शिकायतों के बाद पटना के जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से ये स्पष्टीकरण दिया गया कि किसी को भी पर्ची की वजह से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन ये शिकायतें की गई और मतदान की शुरुआत के समय ही इस तरह की शिकायतें आई। सुनते हैं उन महिलाओं ने क्या कहा था, क्यों उनको रोका गया वोट मतदान करने से। जाना ये तो सही नहीं है ना, ये तो एकदम गलत चीज है। अनुपमा शर्मा। अच्छा, आपने भी वोट कास्ट किया? नहीं देने दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि पर्ची नहीं है। तो आपने अपना नाम? पर्ची नहीं मिला, सीरियल नंबर भी मैंने बताया, वहाँ उन्होंने टिक भी किया, लेकिन कहे कि वोट नहीं डालने दिया जाएगा। जबकि आपका नाम है? नाम है, सारा चीज है, सीरियल नंबर है। ID कार्ड भी लेके आई हैं? ID कार्ड भी लेके आए हैं मेरे पास, इसमें आपका पर्ची और ये सारा चीज है इसमें। तो BLO ने ये नहीं बोला था कि आप पर्ची निकाल के लाओगे, तो हम डाउनलोड करके निकाल के लाते, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं। अब फिर वापस जाना और आना तो संभव तो है नहीं। और आप वोट नहीं कास्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, कैसे करेंगे? अगर वो देंगे तो करेंगे, नहीं देंगे तो नहीं करेंगे। बोली है 5 मिनट रुकने को, देखते हैं क्या। तो और लोगों के पास भी ये समस्या आ रही है? ये पहली बार ऐसी हुई है, पिछले बार भी तो अभी हाल में देख के गए थे, बेटी मेरी पहली बार दी थी, कोई समस्या नहीं आई थी। इस बार ऐसा समस्या आ रहा है। ये तो गलत चीज है ना, बिना मतलब पर्ची का। आजकल डिजिटल जमाना है, आप देख लो, ले लो, आकर आदमी का वापस जाना, ये तो सही नहीं है ना, ये तो एकदम गलत चीज है। नहीं, क्योंकि पर्ची नहीं था, BLO ने हमें पर्ची नहीं दिया था। अब अगर पर्ची नहीं दिया था तो मेरी गलती थोड़ी है। हमें बोला गया था डिजिटली डाउनलोड करके रख लीजिएगा, हम डिजिटली डाउनलोडेड है मेरे पास। डिजिटल पर्ची आप लेके आई हैं? हाँ, वोटर लिस्ट में आपका नाम है?
और मेरा टिक भी हुआ है उसमें। तो इस वक्त ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बोल रहे आप पर्ची लेके नहीं आओगे आपको वोट नहीं देने देंगे। तो यहाँ पे तो इनके पास लिस्ट होती है, उसमें अपने नाम चेक किया? हाँ फिर भी उसमें नहीं। है ना? हाँ उसमें है तो भी नहीं डालने दे रहे? नहीं। आप वोटर आईडी कार्ड लेके आए अपना? क्या नाम है आपका? नहीं, क्योंकि पर्ची नहीं था, बीएलओ ने हमें पर्ची नहीं दिया था। अब अगर पर्ची नहीं दिया था तो मेरी गलती थोड़ी है। हमें बोला गया था डिजिटली डाउनलोड करके रख लीजिएगा, हम डिजिटली डाउनलोडेड है मेरे पास। डिजिटल पर्ची आप लेके आई? हाँ वोटर लिस्ट में आपका नाम है और मेरा टिक भी हुआ है उसमें। तो इस वक्त ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बोल रहे आप पर्ची लेके नहीं आओगे आपको वोट नहीं देने देंगे। तो यहाँ पे तो इनके पास लिस्ट होती है, उसमें अपने नाम चेक किया? हाँ फिर भी उसमें नहीं। है ना? हाँ उसमें है तो भी नहीं डालने दे रहे? नहीं। आप वोटर आईडी कार्ड लेके आए अपना? क्या नाम है आपका? श्रेया मेहता, 17 नंबर सीरियल नंबर पे मेरा है। कितनी देर से इंतजार किया और उसके बाद? 6:30 से आए हुए हम, सेकेंड वोटर थे हम। अब हम तो यहाँ पे एकदम सुबह सुबह मतदाता पहुँच गए कि हम जाकर अपना वोट डालें, लेकिन उनको कहा गया कि आप पर्ची लेकर आइए तब आपको वोट डालने को मिलेगा। इस तरह की कई शिकायतें आई, आपने सुनी दो महिलाओं की बातें और बाद में स्पष्टीकरण दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मतदान अधिकारियों को क्या ट्रेनिंग दी गई है? जानबूझकर वो वापस कर रहे हैं? क्या उनको इस तरीके से मतदाताओं को हतोत्साहित करने के लिए कहीं से दबाव पड़ा है? क्योंकि पर्ची की वजह से किसी को मतदान न करने दिया जाए ये कभी नियम नहीं रहा है। खैर, इसको लेकर तमाम सवाल उठे और उसके बाद फिर ये स्पष्टीकरण आया पटना के जिलाधिकारी की ओर से। लेकिन यहाँ जो अभी तक 11 बजे तक मतदान प्रतिशत है 27.65%, और इसमें विजय सिन्हा हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सुबह से उनके यहाँ सबसे कम, लखीसराय से वो चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे कम उनके यहाँ मतदान प्रतिशत था। हालांकि अब ज़रूर बढ़ा हुआ दिख रहा है, 30% मतदान का प्रतिशत पार कर गया है। क्या कह रहे हैं विजय सिन्हा, एक बार उनको भी सुनते हैं मतदान करके जब वो आए। और जो अब आपको बता भी दें कि 2 जगह जो मतदाता सूची बनाई थी चुनाव आयोग ने SIR के बाद, उसमें वो 2 जगह वोटर थे। खैर, सुन लेते हैं वो कह क्या रहे हैं विजय सिन्हा मतदान करने के बाद। सर, अभी तक लगातार आप जिस तरह से हर बूथ का दौरा कर रहे हैं, अभी तक क्या अपडेट है? किस तरह की अभी वोटिंग परसेंटेज हुई है, कितना वोटिंग हो रहा है, और क्या लग रहा है कि सही तरीके से हर बूथ में वोटिंग हो रहा है? वोट हर जगह जुनून रूप से जा रहा है। कुछ जगह खुरियाड़ी बूथ का हलसी प्रखंड, हलसी थाना अंतर्गत आया है कि वहाँ लोगों ने भगाया है और राजद के मानसिकता के लोग वहाँ पर पोलिंग एजेंट को भी डराया है, जिसके खुरियाड़ी बूथ है, ये प्रतापपुर पंचायत के अंतर्गत है। 404, 405 बूथ नंबर है। और हम लोग अब जा रहे हैं, ये राजद के लोग की मानसिकता आज भी बूथ कब्जा करने का और बूथ से जीन निकालने का है। लेकिन जनता मतदाता मालिक है, जो जनून वोट है वो वोट पड़े, ये हम सुनिश्चित करेंगे। चुनाव आयोग का भी यही मकसद है कि जो वोटर है वो जनून वोट डाले। लेकिन राजद के लोगों की जो मानसिकता, राजद कांग्रेस, ये राजद कांग्रेस अराजकता के प्रतीक है। और आज भी बूथ का कैप्चरिंग का जहां मौका मिलता है वो बाज नहीं आते हैं। ऐसे मानसिकता लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। क्या आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन किया? हाँ, हम लोगों ने भेजा है। और इस तरह का खेल खेलने वाले पर सिर्फ चुनाव के दिन नहीं, चुनाव के बाद भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग मताधिकार से वंचित करना चाहिए जो बूथ कैप्चरिंग की मानसिकता रखता है। वहाँ क्या नाम है उसका, कौन यादव, डुल्लो यादव की कोई है, अपराधी प्रवृत्ति का लोग है और वही ये सब खेल खेलता है। आप लोग जा रहे हैं वहाँ पे? हम जाएंगे। आज भी राजद का पोषित अपराधी लोगों को भय पैदा करना चाहता है, लेकिन शायद वो भूल गया कि बिहार में सुशासन है, आतंकवाद उग्रवाद खत्म हुआ है, अब अबड़ी बारी अपराध का है। ये अपराधी मानसिकता को वो दशा। तो विजय सिन्हा ये वहाँ पर बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और वहाँ उनकी अपनी सरकार है, एनडीए की, केंद्र में सरकार है, इधर चुनाव आयोग है। लेकिन उनका कहना है कि आरजेडी के लोग बूथ कैप्चरिंग की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। और आरजेडी के नेताओं ने, तमाम दूसरे लोगों ने किस तरह की घटनाओं को, उनका वीडियो शेयर किया है, उसको भी हमने दिखाया। कुछ और वीडियो हैं वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच जयराम रमेश हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, और उन्होंने एक ट्वीट किया है, लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का झूठ सबसे मजबूत। आज प्रधानमंत्री भागलपुर और सीमांचल में आ रहे हैं। इस अवसर पर हम उनके कुछ पिछले झूठे वादे याद दिलाना चाहते हैं और उनसे कुछ
कुछ शर्मिंदा भी नहीं होते। जी हाँ। तो इसलिए जयराम रमेश कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का झूठ सबसे मजबूत, क्योंकि ये नारा जो लिया गया है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, जो बीजेपी का नारा है उससे निकाला गया कि प्रधानमंत्री का झूठ सबसे मजबूत। आपका बूथ जो है मजबूत नहीं है, लेकिन आपका झूठ बहुत मजबूत है। और इसमें आखिर में लिख रहे हैं जयराम रमेश की, अच्छा ये डबल इंजन की जगह अब ये ट्रबल इंजन लिखते हैं जयराम रमेश। हाँ, ट्रबल इंजन लिखते हैं, क्योंकि आप ट्रबल बहुत पैदा करते हैं, मतलब परेशानियां बहुत पैदा करते हैं। तो लिख रहे हैं कि ट्रबल इंजन की सरकार में इस पूरे क्षेत्र को विकास से दूर क्यों रखा गया और इस पूरे क्षेत्र को जानबूझकर पिछड़ेपन से क्यों छोड़ दिया गया। कुल मिलाकर सीमांचल में न शिक्षा है, न स्वास्थ्य की सुविधा, न रोजगार, सिर्फ गरीबी और पलायन है। प्रधानमंत्री का विकास यहाँ से भी दूर दिखाई नहीं देता। इस बार सीमांचल और भागलपुर की जनता अपने वोट की चोट से एनडीए को हराकर इस उपेक्षा का जवाब देगी। तो ये जयराम रमेश का ट्वीट है, जो कि आज प्रधानमंत्री उन इलाकों में फिर जा रहे हैं और इसीलिए उन इलाकों में 10 साल 11 साल पहले जो वादे किए थे उसकी याद दिलाई जा रही है प्रधानमंत्री को। हालांकि अब उससे कितना फर्क पड़ेगा उन वादों से और क्या प्रधानमंत्री अब वादे नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री वादे करते हैं और पिछली सरकारों को कोसते हैं और वो पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान दिखाई पड़ा है, हर जगह दिखाई पड़ता है। लेकिन इस बीच जिस तरह से धांधली की शिकायतें आ रही हैं चुनाव में, और धांधली की शिकायतें विजय सिन्हा भी कर रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कर रहे हैं, अब उसको देखते हुए ये सवाल उठ रहा है कि कहाँ किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, चुनाव आयोग कर क्या रहा है। हाँ बिल्कुल, ये आ गया चुनाव आयोग कर क्या रहा है, बिल्कुल ये सवाल पूछा जा रहा है और चुनाव आयोग को बहुत सवाल भी उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग आखिर क्या कर रहा है। ये सवाल जो है बिल्कुल सभी है और अभी थोड़ी देर में हम लोगों के एडिटर इन चीफ राजीव रंजन जी जो हैं वो ग्राउंड से जुड़ेंगे और फर्स्ट हैंड जो रिपोर्ट है वो हम लोग आपको देंगे कि किस तरीके से बिहार में जो है बड़ी खबर आ रही है और चुनाव किस तरीके से पलट गया है, ये सामने आएगा समीर जी। बिल्कुल, चूंकि वहां पर जो चीजें देखने को मिल रही हैं तो वादे आप कर ले जा रहे हैं, लेकिन उन वादों को क्या बिहार के लोग भूल गए हैं? जिन वादों को वादे करने के बाद उनको पूरा नहीं किया गया है, इस पर उनकी क्या राय है, ये लगातार आप हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स में देख भी रहे हैं। और अभी जब हम लोग लाइव वहाँ से जोड़ेंगे, राजीव जी जोड़ेंगे और बाकी साथी हैं, तब ये चीज़ें और भी स्पष्ट होंगी कि मतदान के दौरान लोग क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं और क्या सोचकर वोट दे रहे हैं। और इधर क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने मतदान के बाद, उनको भी सुनते हैं। और उन्होंने एक बदलाव की बात इंडिया गठबंधन की तरफ से की जा रही है, वो बदलाव कितना जमीन पर मतदाताओं के भीतर वो आकांक्षा दिख रही है, उसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। सर अरे माइक हटाओ यार, माइक हटाओ यार, माइक हटाओ। मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया सर, थोड़ा सा लोगों को हटाओ। युवाओं से क्या कह रहे हैं? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाइए, नई सरकार बनाइए। माइक दूर से हटाइए ना, माइक दूर रखिए। मुंह पर लग रहा है। और तेजस्वी यादव ये आरोप ये भी लगा रहे हैं, तो उन्होंने ये आरोप राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लगाया गया कि मतदान की प्रक्रिया को धीमा किया जा रहा है। तेजस्वी यादव बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर बाहरी मतदाताओं को लाया जा रहा है। एक बड़ा आरोप लगाया कि जो बाहर रहने वाले बिहार के लोग हैं, मतदाता हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। और यही स्पेशल ट्रेनें अभी कुछ दिन पहले जब छठ का मौका था, दिवाली का मौका था, तब नहीं चलाई गई। सुन लेते हैं तेजस्वी यादव ने कहा क्या है। जब सरकार बनेगी तो तेजस्वी की गारंटी है कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। और यही नहीं, 500 रुपये गैस सिलेंडर किए जाएंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपये किए जाएंगे, 200 यूनिट फ्री में बिजलियां की जाएंगी। जीविका दीदी जो सीएम दीदियां हैं उनको हम लोग जो है स्थायी करेंगे, 30,000 रुपये मानदेय देंगे, 5 लाख रुपए का उनका बीमा कराया जाएगा। और बाकी जो समूह है, कैडर है जीविका दीदी का, जो दिन रात सरकार काम कराती है, उनको 2,000 रुपया दिया जाएगा। और जो इंटरेस्ट जो लगता है उधार लेने पर, उस इंटरेस्ट को जो है माफ किया जाएगा। साथ ही साथ त्रिस्तरीय पंचायत ग्राम कचहरी के जो लोग हैं उनको भी जो है हम लोग पेंशन देंगे। और भी उनके लिए जो है हम लोगों ने जो घोषणाएं की हैं
पेंशन के साथ जो उनका मानदेय है उसको भी हम लोग दुगुना करने का काम करेंगे। आप सब लोगों ने देखा, जो किसान भाई हैं जो सिंचाई के लिए बिजली का उपयोग करते हैं, बिजली जो है उन किसान भाइयों के लिए हम लोग मुफ्त कर देंगे। डोमिसाइल नीति को लागू करेंगे, युवा आयोग का गठन करेंगे और जितने भी हमारे नौजवान अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म भरेंगे नौकरी के लिए, उनका फॉर्म फीस जो है माफ किया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। ये सारा काम जो है हम लोग करेंगे। इसलिए आप सब लोगों के बीच और दिव्यांगों के लिए भी जो हमने घोषणाएं की थी, जितने हमारे दिव्यांग भाई हैं, चाहे दिव्यांगों के लिए अलग से मंत्रालय बनाने की बात हो, आयोग बनाने की बात हो, अस्पतालों में बेड को रिजर्व करने की बात हो, वो सारा काम जो है हम सब लोग करेंगे। और माई बहन मान योजना के तहत सरकार बनते ही, खरवास खत्म होते ही, मकर संक्रांति। और ये उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि किस तरह से ट्रेनों में लोगों को स्पेशल ट्रेनों के ज़रिए लाया जा रहा है मतदान के लिए, ताकि वो यहाँ आएँ और बीजेपी के लिए मतदान करें, एनडीए के लिए मतदान करें। और लिखा है उसमें आरजेडी का ट्वीट है जिसमें तेजस्वी का ये जो बाइट है, ये बयान है, उसको टैग किया गया है कि रेल मंत्रालय द्वारा विशेष ट्रेन उपलब्ध करवाकर बिहार के प्रवासी श्रमिकों को बिहार में भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए भेजा जा रहा है और वापसी का टिकट भी करवाया गया है। यही मोदी सरकार छठ में इन प्रवासी श्रमिकों को ठूस ठूस कर बिहार भेज रही थी। उस समय प्रवासी बिहारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करवाई गई थी। कोरोना काल में भी हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर बिहार के श्रमिक बिहार वापस आए थे, लेकिन उनके लिए उस समय किसी स्पेशल ट्रेन की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। पर अब जब जैसे तैसे चुनाव जीतना है तो ये लोग अपने मतलब के लिए अपना दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं और ये सारी चीज़ें ये हो रही हैं और चुनाव आयोग खामोश है। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग एकदम सोया हुआ है, खामोश का चुनाव आयोग सोया हुआ है इन आरोपों पे, या कहिए कि चुनाव आयोग इनको ध्यान नहीं देना चाहता। और जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरह की मतलब साफ तौर पर कहा, जो मोकामा की घटना हुई थी उस समय तो तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि क्या चुनाव आयोग मर गया है जी। और जैसे ही कहा कि चुनाव आयोग मर गया है तो मालूम पड़ा कि उसके बाद फिर रात में जो है वो अनंत सिंह को मनाकर उनकी गिरफ्तारी करवा ली गई फिर जी। तो ये आया, तो यानी चुनाव आयोग मर गया है, ये सवाल जो है विपक्ष लगातार पूछ रहा है। और जिस तरीके से वो लक्ष्मण यादव ने जो वीडियो इशू जारी किया, उसको रोहिणी आचार्य ने भी पोस्ट किया है, उसको कंचना यादव ने भी किया, तो साफ तौर पर दिखाया जा सकता है कि किस तरीके से मतदाताओं को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। लेकिन ज़मीन से जो खबरें आ रही हैं समीर जी, और अभी हम लोगों के एडिटर इन चीफ राजीव जी जब जुड़ेंगे तो वहाँ से वो ज़मीन की बिल्कुल जानकारी देंगे। चुनाव एक तरीके से पलटा हुआ नज़र आ रहा है और एक बड़ी बात जो है जो देखने में आ रही है समीर जी, और उसको आरजेडी जी ने ट्वीट भी किया है, वो भी हम लोग दिखाएंगे। वो ये है कि जो हम लोगों ने सुबह भी चर्चा की थी कि जेडीयू समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जहां कमल और हेलीकॉप्टर है वहां लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है, बीजेपी लोजपा हराओ, इस तरीके की किया जा रहा है। और आरजेडी ने ये स्क्रीनशॉट इस ट्वीट का लेते हुए पोस्ट किया है, और वो क्या पोस्ट किया आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, ये आरजेडी ने जो ट्वीट किया है उसको हम लोग देख भी सकते हैं फुल स्क्रीन पर। ये आप हमारे बगल में दिख रहा है कि रुझान आने शुरू, एलजेपी को वोट नहीं डाल रहे हैं, बीजेपी एलजेपी वाले जेडीयू को वोट नहीं डाल रहे हैं। अपने अपने षड्यंत्र, अपने अपने महत्वाकांक्षाएं, अपने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार, इस सिर फुटौल और घात भीतर घात में अपना वोट, और उसमें आगे भी लिखा हुआ है उन्होंने। तो ये तो चीज़ें अमलेंदु जी लगातार ये बातें हो ही रही हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को किनारे लगाने की एक कथित तौर पर साजिश रची। हालांकि साजिश पिछले चुनाव में भी रची थी और चिराग पासवान ने उसका खुलासा ही कर दिया स्पष्ट रूप से, और कहा भी कि मुझे उसमें मोहरा बनाया गया। नीतीश कुमार भी भली भांति जान गए और फिर उन्होंने
पलटवार, साजिश का पलटवार किया और उसमें अब भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, चारों खाने चित नजर आ रही है। समीर जी, हम लोग सुबह सुबह जब भजन वजन सुनते हैं तो एक भजन बार बार सुनते हैं कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये जैसी करनी वैसी भरनी जो है ये सामने आ रही है और जो बोएगा वही पाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी पे साफ तौर पे लागू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जो बोएगा वही पाएगा। जो आपने नीतीश कुमार के लिए बोया था वो फसल काटने की बारी है भारतीय जनता पार्टी की है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि फसल तैयार हो गई है, मोदी जी अब काटो, जो तुमने बोया था उसको काटो। और नीतीश कुमार अब सबक सिखाने पे तुल गए हैं बीजेपी को और चिराग पासवान को। इस तरीके की खबरें जमीन से भी आ रही हैं समीर जी। बिल्कुल, जमीन से आ रही हैं, वहां पर दिखाई पड़ रही हैं और किस तरह से बीजेपी और जेडीयू के बीच में ठनी हुई है। और यही नहीं, जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से अपने मतदाताओं को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और वो संदेश देने में कामयाब भी नजर आ रहे हैं कि उनको बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री की पिछली कई सभाओं में और यहाँ तक कि पटना में जो रोड शो हुआ है उसमें भी वो शामिल नहीं हुए और वहाँ पर इसको लेकर तो ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं कि बीजेपी और जेडीयू के भीतर क्या चल रहा है। और वही चीज़ ये यहाँ जो संदीप पटेल हैं, ये समर्थक हैं इंडिया गठबंधन के या आरजेडी के, वो लिख रहे हैं कि जहाँ कमल और हेलीकॉप्टर है वहाँ लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है। तो ये कमल और हेलीकॉप्टर का मतलब ये है कि वो जहाँ कमल यानी भारतीय जनता पार्टी और यानी उन जगहों पर एक मैसेज दे दिया है नीतीश कुमार ने कि यहाँ पर जेडीयू का मतलब आरजेडी है, सीधे सीधे यही कहा जाए इसको। हाँ बिल्कुल, सीधे सीधे यही कहा जाए कि जेडीयू का मतलब जो है वो आरजेडी है और ये जहाँ पे कमल और एलजेपी जहाँ पे यानी जहाँ पे बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी लड़ रही है वहाँ पे इस तरीके का मतलब ये संदेश दिया जा रहा है। और जाहिर सी बात है समीर जी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को डिच करने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी ने तो उसका जवाब तो मिलना है। तो ये एक तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अब ये क्या गुल खिलाती हैं तो आने वाला समय बताएगा। 14 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कहाँ क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि मोदी जी को ज्ञानेश कुमार जी पर ज़्यादा भरोसा है तो इसलिए वो नीतीश कुमार की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। तो अब ये उनका भरोसा जो है वो ज्ञानेश कुमार जो है वो खड़े उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं 14 तारीख को, ये तो तब मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो है जो चुनावी गतिविधियां हैं वो ये बता रही हैं कि माहौल एकदम बदला हुआ है बिहार का और ग्राउंड से भी जो समाचार आ रहे हैं वो इसी तरीके के समाचार आ रहे हैं। हालांकि बहुत सी जगहों पर मतदान की गति जो है वो बहुत धीमी है और बिहार में इतने कम मतदान की उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि इस बीच आरोप लग रहे हैं और जैसा कि कहा तेजस्वी यादव ने कि ट्रेन भरकर जो है वो भेजी जा रही हैं बिहार में फर्जी वोटिंग कराने के लिए और ये ट्रेनें जो रिजर्व कराई गई हैं भारतीय जनता पार्टी ने रिजर्व कराई हैं, ये उनका आरोप है, विपक्ष का आरोप है। अगर समीर जी ऐसा है तो ये तो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उसका भी उल्लंघन है कि आप किसी मतदाता को आप उपलब्ध नहीं कराएंगे वाहन जो है वोट डालने के लिए और अगर आप उपलब्ध अपने वाहन से आएगा तो ये उसका भी साफ तौर पर उल्लंघन है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो जिन जिन क्षेत्रों में ये ट्रेनें जा रही हैं वहाँ के बीजेपी के प्रत्याशियों के पर्चे खारिज होने चाहिए अगर ये आरोप सही है। जी बिल्कुल, अगर ये आरोप सही है, लेकिन वही है कि इन आचार संहिता लागू करने का, जारी करने का काम चुनाव आयोग का है और देखने का भी काम उसका है। वो कितना देख रहा है ये देखने वाली बात है। जी हाँ, और ये जो अभी तक के 11 बजे तक के मतदान प्रतिशत है तो 27.65% वोटिंग सुबह से लेकर 11 बजे तक यानी 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे में हो चुकी है। और मतदान का प्रतिशत अब ये धीरे धीरे हालांकि अब और बढ़ने की उम्मीद है। और सुबह हालांकि कई जगहों पर कतारें लंबी देखी गई लेकिन उस तरीके से मतदान का प्रतिशत सामने निकल कर आया नहीं। अब क्या कारण है? और यहाँ आपको बता दें कि 121 सीटों पर 18 जिलों की 121 सीटों पर आज पहले चरण में मतदान हो रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव का अगर देखा जाए परिणाम तो उसके आधार पर 61 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हुई थी और 55 सीटों पर जो एनडीए गठबंधन को जीत हासिल हुई थी। अब इस बार क्या होता है नतीजे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जिस तरह जो मुद्दे हैं
दोनों ही गठबंधनों के जो घोषणा पत्र हैं उनको देखते हुए कई मायनों में ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन इस मामले में लीड पर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बीजेपी और जेडीयू के भीतर जो कुछ चल रहा है उसका भी नुकसान एनडीए को उठाना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान होने की आशंका जो जताई जा रही है वो बीजेपी और एलजेपी को जताई जा रही है। हाँ, बीजेपी और एलजेपी को जताई जा रही है। हालांकि आरोप ये लग रहे हैं समीर जी कि चुनाव आयोग भी अपने काम पर लगा हुआ है। जी हाँ। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। और सुबह हम लोगों ने दिखाया था कि पटना में किस तरीके से दो महिलाओं की हम लोगों ने बाइक सुनवाई थी कि उनको वोट डालने से रोका गया और उनको नहीं जाने दिया गया। इस तरीके की खबरें और भी आ रही हैं। आरजेडी जो राष्ट्रीय जनता दल है उसने समीर जी एक वीडियो अभी पोस्ट किया है, और वो पोस्ट करते हुए क्या लिखा है आप बता सकते हैं? वो जी, वो पूरा उसका डिटेल एक वीडियो है, उसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। उस वीडियो को पोस्ट किया है और लिखा है आरजेडी ने कि साहेबगंज 98 विधानसभा जिला मुजफ्फरपुर बूथ संख्या 147 वोटर जब पहुंच रहे हैं तो कहा जा रहा है कि तुम्हारा वोट गिर गया है। ये लोकतंत्र का कैसा मजाक बनाया जा रहा है। अविलंब चुनाव आयोग और बिहार निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग बिहार संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करें। संविधान का ऐसा भद्दा मजाक नहीं बनाया जाए। अब ये इस तरह के आरोप आ रहे हैं। सुबह सुबह खबरें आती हैं कि लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है, और अब बाद में जब कुछ लोग पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए तो उनको कहा जा रहा है कि आपका वोट तो पहले ही दिया जा चुका है। आखिर उनका वोट कैसे किसी दूसरे ने दे दिया? अब तो पहचानने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। नई तकनीक है और नए लोगों के पास मतदाता पहचान पत्र हैं, दूसरे तरह के पहचान पत्र हैं। आखिर कैसे एक व्यक्ति का वोट कोई दूसरा देकर चला जा रहा है? हाँ, एक व्यक्ति का वोट दूसरा देकर चला जा रहा है। तो ये किस तरीके का मजाक चल रहा है ये साफ तौर पर पूछा जा रहा है समीर जी। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की गतिविधियां वहाँ चल रही हैं। एलजेपी के नेता हैं चिराग पासवान, वो भी जो है वो वोट करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने भी अपना मतदान किया है। नंदकिशोर यादव जो विधानसभा अध्यक्ष निवर्तमान हैं और उनका टिकट कट गया, उन्होंने भी अपना वोट डाला है। कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी अपना वोट डाला है। तो ये साफ तौर पे जो आ रही हैं ज़मीन से खबरें, वो हम लोग आप तक सीधे सीधे पहुंचा रहे हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अररिया में बोल रहे हैं, और फिर वहीं जो जंगल राज और ये सारी बातें घुसपैठियों का जिक्र फिर शुरू हो गया है। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं। घुसपैठियों का जिक्र फिर से शुरू हो गया है। घुसपैठियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी एसआईआर कर ली गई, या घुसपैठिए कहाँ गए, कितने घुसपैठिए थे, विदेशी नागरिक कितने थे जिनका जो वोटर लिस्ट में थे, जिनको चुनाव आयोग कह रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो लगातार इसकी चर्चा वहां पर कर रहे हैं, और इसके पीछे उनका मकसद है कि किसी तरीके से मतदान को पोलराइज किया जाए। हालांकि कामयाबी नहीं मिल रही है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के भीतर ही जो कुछ द्वंद्व चल रहा है वो इतना गंभीर हो चुका है कि मतदाताओं तक भी ये संदेश पहुंच चुका है। और दूसरी ओर इन घुसपैठियों का मुद्दा झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी पिछले साल उठा था, वहां भी इसमें सफलता नहीं मिली थी बीजेपी को, जिस मकसद से ये मुद्दा उठाया गया था। क्योंकि अब लोग सवाल पूछते हैं कि अगर ये घुसपैठिए हैं तो इनको आने किसने दिया, इनको वोटर किसने बनने दिया, और अगर ये इनकी पहचान की गई है तो इनको बाहर क्यों नहीं निकाला गया? क्योंकि 11 साल से केंद्र में सरकार आपकी है और 20 साल से बिहार में भी आपकी सरकार है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल बिहार में भी आपकी सरकार है 20 साल से, वो 20 साल से, और 11 साल से तो मोदी जी जो है वो हैं ही सरकार में जी, केंद्र में। तो घुसपैठिए कहाँ से चले आ रहे हैं? तो इसका मतलब समझिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चुनावी सभा में बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है बिल्कुल नाकारा प्रधानमंत्री हैं। इसका मतलब यही कहा जाए जी, यही तो समझ में समझिए, वरना इसका मतलब क्या है कि भाई आप जो है वो कह रहे हैं कि घुसपैठिए अगर घुस आए हैं तो फिर घुसपैठियों को रोकने के लिए मोदी जी ने क्या किया, ये सवाल है। तो इसका कोई जवाब नहीं है। तो बहरहाल ठीक है, चुनावी अपनी रणनीति होती है, प्रधानमंत्री को लगता है कि ये रणनीति चुनाव में ठीक है तो अपना उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं बीजेपी की एक तरीके से कहा जाए समीर जी जो पॉलिटिक्स है और जो नाकारापन बीजेपी सरकार का है उसको ही सामने रख रहे हैं, आप यही समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, उसमें निश्चित तौर पर ये बीजेपी सरकार की ही नाकामियां हैं कि घुसपैठिए आ रहे हैं, वोटर बन जा रहे हैं और उनको आप निकाल नहीं पा रहे हैं। पर उनको बताकर, उनका जिक्र कर, उनका डर दिखाकर ये कोशिश की जा रही है कि कैसे भी मतदान को, यानी जो यहाँ पर चुनाव है उसका ध्रुवीकरण किया जा सके, उसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा सके। सीधी सी बात यह है। कामयाबी
कितनी मिलती है देखने वाली बात होगी, लेकिन ज़मीन पर जो स्थितियां दिख रही हैं उससे ये साफ साबित हो रहा है कि झारखंड की तरह यहाँ भी कामयाबी नहीं मिल रही है। बहरहाल चुनाव में जिस तरीके से मतदान के दौरान जो आरोप लग रहे हैं बड़े गंभीर आरोप हैं, और आरजेडी का कहना है कि लोग जब पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए तो बताया जा रहा है कि उनका वोट तो पहले ही डल चुका है। अब ये कैसे डल चुका है, कौन इसका जवाब देगा? अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई खंडन या स्पष्टीकरण कुछ भी नहीं आया है अधिकारियों की ओर से, ना तो चुनाव आयोग की ओर से और ना ही राज्य निर्वाचन आयोग बिहार की ओर से। दोनों को ही उसमें टैग किया गया है, सवाल पूछा गया है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। ये आप जो साइड में देख रहे हैं एक तरफ हमारे कि वोटर जब पहुंच रहे हैं तो कहा जा रहा है कि तुम्हारा वोट गिर गया है। ये लोकतंत्र का कैसा मजाक बनाया जा रहा है। और उधर सुबह जब पटना में महिलाएं शिकायत कर रही हैं कि उनको जब वोट डालने गई तो उनको वापस कर दिया गया और कहा गया कि आपके पास पर्ची नहीं है। ये सारे ये तमाम इस तरह की धांधलियों के बीच ये चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग कैसे ये दावा कर पाएगा कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा रहा है बिहार में? बिल्कुल ये किस तरीके से होगा ये सामने आ रहा है, और बिल्कुल ये आप ठीक समझ सकते हैं कि इस तरीके से जो चीज़ें आ रही हैं चुनाव की वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, और ये आप समझ सकते हैं। इधर जो खंजन मंजन के दौर भी समीर जी शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय हैं ही, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी वही बातें दोहरा रहे हैं जब तक उन्होंने दोहराई थी, और प्रतिक्रियाएँ भी लोगों की आना शुरू हो गई हैं। ज़मीन से खबरें भी काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, और जो खबरें कई जगहों से आ रही हैं कि किस तरीके से मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। आरजेडी ने बाकायदा चुनाव आयोग को टैग करके वीडियो जो है वो जारी किया है कि मतदाताओं से कहा गया कि आपका वोट पड़ गया। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं समीर जी। बिल्कुल इस तरह के चीज़ें सामने आ रही हैं कि कैसे वहाँ पर चुनाव के नाम पर धांधली की जा रही है, मतदान प्रक्रिया को धीमा किया जा रहा है। एक बार देखते हैं आरजेडी ने क्या ट्वीट किया है, कैसे मतदान की प्रक्रिया को स्लो किया जा रहा है, बिजली काट दी जा रही है ताकि लोग वोट न कर पाएं, और जब लोग वोट डालने पहुँच रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि आपका वोट तो डाला जा चुका है। तो ये अब देखते हैं आरजेडी का एक ट्वीट जिसमें कहा गया है कि कैसे मतदान की प्रक्रिया को धीमा किया गया है। और ये हालांकि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार की ओर से एक आया है जिसमें उसमें चुनाव आरजेडी के ट्वीट पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच बीच में बिजली काट दी जा रही है। उसके जवाब में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार का एक स्पष्टीकरण आया है और उन्होंने लिखा है कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार है। क्या है उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी हम दिखाते हैं अपने स्क्रीन पर। लिखा है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार ने कि ये आरोप पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है। आधार इनका इसलिए है, ये तो कह रहे हैं कि निराधार है, क्योंकि जो मतदाता है वो खुद बाहर आकर ये सारी बातें बता रहा है। आरजेडी ने भी जो अपने वहाँ पर उनके वोट पड़ चुके हैं उन मतदाताओं की बाइट लगाई है, और हमने अभी आपको दिखाया भी था, एक बार फिर दिखाएंगे कैसे महिलाएं कह रही हैं कि उनको पर्ची न होने के कारण वोट देने ही नहीं दिया जा रहा है और वापस कर दिया गया। कहा गया कि आप जाइए दोबारा पर्ची लाइए। अब वो दोबारा पर्ची लाएंगी, दोबारा लाइन में लगेंगी और वोट डालेंगी, तो इतना समय किसी के पास नहीं रहता है। यहाँ लोग वोट डाले, आप इतनी जागरूकता उनके अंदर है, लेकिन आप उनको वापस करके कहेंगे आप दोबारा आइए लाइन में लगिए, तो कौन वोट डालेगा? हाँ, और 6:30 बजे से कोई आदमी लाइन में लगा हुआ है समीर जी, और 8 बजे उसका नंबर आया, फिर से आइए, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो कहेगा ठीक है यार, जिसकी बंदी हमें क्या करना है, ये क्यों आएंगे? और
ये कैसे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब वहाँ लोग खुद आकर बता रहे हैं, आपको सारे तथ्य आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर यह कह देना कि निराधार है, आरोपों में कोई दम नहीं है। खैर, जिस तरीके से, अच्छा, उन आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया है जिसमें कहा गया है कि ट्रेन में ठूस कर लाए जा रहे हैं। उसका कोई आरोप नहीं है, उसको मिसलीडिंग भी नहीं बताया है। क्योंकि समीर जी, जब ट्रेन बुक की गई है तो उसका तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो गया। भाई, ट्रेन बुक की गई, उसका पैसा दिया गया होगा, टिकट कटे होंगे वो दिया गया होगा, किसने उसका पेमेंट किया ये आया होगा, ट्रेन किस किस रास्ते से गुजरी ये आया होगा। तो ये सारी चीज़ें तो वो तो डॉक्यूमेंट के सबूत हैं। तो इस पर चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है। क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है कि एक राजनीतिक दल स्पेशल ट्रेन बुक कर रहा है और फर्जी मतदान कराने के लिए लोगों को लेके जा रहा है? और यही आरोप जो थे, जो संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें था कि फर्जी 40 लाख मतदाता जो हैं वो जो हरियाणा में थे वो फिर महाराष्ट्र में आ गए, महाराष्ट्र से अब ये बिहार चले जाएंगे और बिहार चले जाएंगे वो ट्रेन का जो है वीडियो जारी हो रहा है कि पहुंच गए बिहार में। ये देखा जा रहा है और तेज से आप साफ आरोप लगा रहे हैं। और यहाँ मतदाता सीधे सीधे बता रहे हैं कि एक परिवार में एक व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम है, बाकी 4 लोगों को तो 3 लोगों को वोटर लिस्ट से 3 भाइयों का नाम ही काट दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें हैं, इस पर निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी निष्पक्षता है, उसकी विश्वसनीयता है, वो दांव पर लगी है। लेकिन चुनाव आयोग इन सारे आरोपों को एक सिरे से खारिज कर देता है, नकार देता है। बिल्कुल, चुनाव आयोग से एक सिरे से खारिज कर देता है और सवालों के जवाब जो है चुनाव आयोग नहीं देता है। तो इस समय तो समीर जी सबसे ज्यादा आरोप जो है वो चुनाव आयोग पर ही लग रहे हैं, लेकिन जनता भी मुस्तैद नजर आती है। चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप है वो अपनी जगह पे हैं। जनता का कर्तव्य ये है कि जितने भी वोट उसके हैं, जितने भी बचे हैं, उसके जरिए अपने मतदान करें और जो भी उसके मन की सरकार है उसको चुने। जी बिल्कुल, और जनता वो कर रही है और 27.65% मतदान हो चुका है। 11 बजे तक 121 सीटों पर आज पहले चरण में बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान में तमाम आरोप लग रहे हैं, धांधली के आरोप लग रहे हैं और मतदाताओं को रोकने के आरोप लग रहे हैं और यहाँ तक कि मतदान की प्रक्रिया को धीमा करने का आरोप लग रहा है सीधे सीधे चुनावी मशीनरी पर। और हालांकि वहां पर बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के एक दफ्तर की ओर से इसका खंडन किया गया है, लेकिन आरजेडी ने लगातार 2 बार ट्वीट किया है कि इस तरह की कार्रवाई की जा रही है ताकि मतदान को धीमा किया जा सके। और कई मतदाता ऐसे हैं जो वोट डालने पहुंच रहे हैं तो उनका वोट पहले से ही कोई डाल चुका है वहां पर। कैसे ये संभव है? हाँ बिल्कुल, ये कैसे संभव है, ये साफ तौर पर सवाल बनता है। और इस ट्वीट पे जो है समीर जी मिसलीडिंग का या कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है चुनाव की तरफ से। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बिजली काटी जा रही है, इस पर तो आ गया, लेकिन इस पर नहीं आया कि आप जो है मतलब इनके वोट पड़ गए, ये आप बताया जा रहा है। इधर कंचना यादव जो प्रवक्ता हैं आरजेडी की, उन्होंने एक वीडियो जो है वो जारी किया है, वीडियो जारी करके, और उन्होंने एक जो ट्वीट किया है समीर जी वो आप बता सकते हैं? जी, उसने लिखा है कि चुनाव आयोग जी सो नहीं रहे हैं ना, आप पहला चरण का मतदान चल रहा है और ठीक उन्हीं इलाकों में ईवीएम खराब होने की शिकायतें आ रही हैं जहां विपक्षी वोटरों की संख्या अधिक मानी जाती है। यह सिर्फ तकनीकी खराबी है या कुछ और? जनता अब सवाल पूछ रही है। बिहार भगवानपुरा विधानसभा बूथ संख्या 334 और 335 पर ईवीएम मशीनें ठप, वोट डालने पहुंच रहे लोग नाराज होकर विरोध कर रहे हैं। वीडियो ट्वीट किया, वीडियो किसी टीवी चैनल का है, उसको हम नहीं दिखा सकते, लेकिन कई ऐसी घटनाएं लगातार आ रही हैं अमलेंदु जी, और चुनाव आयोग को बाकायदा बताया जा रहा है और बूथ संख्या बताई जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग को ये सारी चीजें दिखाई नहीं पड़ रही। और आपको याद होगा समीर जी कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जब बाई इलेक्शन हुआ था तो ये बताया गया था कि मशीनों को गर्मी लग गई थी, लू लग गई थी। अभी तो मौसम भी ऐसा नहीं कि लू लग जाए, तो ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी। यही तो संयोग इसको कहिए कि ये ऐसा मौसम भी नहीं कि मशीनें ठंडी पड़ जाए, इतनी ठंडक भी नहीं है। और अब तो 11 बजे के बाद 12 बज चुके हैं, बजने वाले हैं, अब तो और मौसम में गर्मी आ गई होगी। यानी जो मौसम कहें कि सुहावना है, सुहावने मौसम में भी अगर ईवीएम को गर्मी और ठंडी लग रही है तो फिर तो ईवीएम को बदल ही देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा हो रहा तो ईवीएम को फिर किस काम की, फिर बदलना चाहिए ईवीएम को। जाहिर सी बात है समीर जी की ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। अब झगड़ा जो है समीर जी वो अकेली ईवीएम पर नहीं है, ईवीएम तो एक टूल भर है। असली जो झगड़ा है वो चुनाव आयोग के
इसको लेकर है, ये भूमिका को लेकर है, और आरोप चुनाव आयोग पर सीधे सीधे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो गड़बड़ कर रहा है। आरजेडी की तरफ से जो लगातार खबरें आ रही हैं, जो ट्वीट आ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, वो सीधे सीधे आयोग पर ही आरोप लग रहे हैं। जी बिल्कुल। और जिस चुनाव आयोग जिसका खंडन कर रहा है, उसके बाद आरजेडी का फिर से ट्वीट आ रहा है। उस ट्वीट को एक बार हम देखकर बताते हैं आपको कि क्या लिखा है। और कहा है कि बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कई बूथों से ये सूचना प्राप्त हो रही कि आरजेडी और महागठबंधन समर्थित मतदाताओं वाले बूथों पर जानबूझकर धीमी वोटिंग प्रशासन के द्वारा कराई जा रही है। चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया में शुचिता और निष्पक्षता बनाए रखे और संबंधित अवैध गतिविधियों में लिप्त अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, ये कहा गया है। इसके पहले भी ट्वीट किया गया था और बताया गया था कि बिजली काटी जा रही है, जानबूझकर चुनावी प्रक्रिया को धीमा किया जा रहा है, और बाद में पता लगेगा कि वो वोट जो नहीं डाल पाए उनका वोट कोई और डाल रहा है। इस तरह का भी ट्वीट किया है आरजेडी ने, उसको भी हम आपको दिखाते हैं। और उसमें कई मतदाताओं के बयान को भी टैग किया है और कहा है कि ये लोग जब पहुंचे वहां पर तो पता चला कि इनके वोट पहले से ही डाले जा चुके हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कर क्या रहा है चुनाव आयोग? उसको ये सारी चीज़ें दिख नहीं रही हैं, या जानबूझकर वो ये कर रहा है जो उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि किसी भी तरीके से उसको भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाना है और वो बीजेपी के आनुषंगिक संगठन जैसा काम कर रहा है। ये आरोप क्या सही साबित करने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग? हाँ बिल्कुल समझिए। और ये चुनाव आयोग पर सवाल है कि भाई क्या जो आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर वो आप सही साबित कर रहे हैं? और खुद जिस तरीके से, और समझिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज सुबह जारी किया था चुनाव आयोग महोदय ने अपना ट्वीट जो था, उस पर अभी तक ज्ञानेश कुमार जी ने ना तो हलफनामा दिया है और ना राष्ट्र से माफी मांगी है, और तीसरा कोई विकल्प है ही नहीं। तो ये या तो ज्ञानेश कुमार जी देश से माफी मांगे जी, और या फिर जो है वो सजा भुगते। तो ये जो है वो एक तरीके से या हलफनामा दें, तो तीसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन वो कोई भी विकल्प नहीं अपना रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी। ये गलती तक नहीं मान रहे, गलती तक नहीं मान रहे हैं, चुपके से ट्वीट डिलीट कर दिया और समझ रहे हैं कि दुनिया को मालूम ही नहीं पड़ा जी। और इस तकनीक के युग में आप घपले नहीं कर सकते हैं, ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल। और उस चुनाव आयोग जिस पर संवैधानिक संस्था है, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट उसके लिए आवंटित किया जाता है, वो चुनाव आयोग ट्वीट करता है कि झारखंड में चुनाव हो रहे हैं और वो भी कल हो रहे हैं, और जो इस चुनाव में बाद में और 2 घंटे तक उस ट्वीट पर का संज्ञान तक नहीं लिया जाता। उसके बाद और भी कई ट्वीट आ रहे हैं, तब भी वो ट्वीट दिखाई नहीं पड़ता है। कैसे, मतलब चुनाव आयोग कर क्या रहा है? यहाँ भी ये सवाल है। हाँ बिल्कुल, चुनाव को बिल्कुल सवाल है समीर जी, और बहुत सवाल है चुनाव आयोग पर कि आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ये साफ तौर पर। और जो सवाल उठ रहे हैं, अब जैसे लक्ष्मण यादव ने जिस वीडियो को ट्वीट किया, जिसको रोहिणी आचार्य और कंचना यादव उन्होंने भी जो था वो ट्वीट किया, ये साफ तौर पर जो है वो सामने आया। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की ओर से भी एक ट्वीट आया है और उसमें उसको भी हम आपको दिखाएंगे। आप आरजेडी का ये ट्वीट देख ही रहे हैं कि कैसे वहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के प्रभाव वाले मतदाता हैं उनको रोकने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक ट्वीट आया है बिहार चुनाव में जो कुछ हो रही है धांधली का आरोप लगाते हुए, और उसमें लिखा गया है कि, और कई सारे वीडियो पोस्ट किए गए हैं कि बिहार के चुनाव में खुलकर बेईमानी करवा रहा है चुनाव आयोग और खुलकर बेईमानी कर रही है भाजपा। जनता बिहार में बेहद आक्रोशित है और भाजपा वोट चोर है के नारे लगा रही है। बूथ पर वोट डालने पहुंचे लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा है। संलग्न वीडियो में स्पष्ट सुना जा सकता है कि जनता क्या कह रही है। भाजपा बेईमानी से बिहार का चुनाव जीतना चाहती है, जबकि जनता भाजपा के बेहद खिलाफ है। भाजपा यही चुनाव डकैती का काम हर चुनाव में कर रही है, बेईमानी से चुनाव हथिया रही है, जबकि जनता का मूड भाजपा के खिलाफ हो चुका है। वोट डकैती, वोट चोरी, वोटर लिस्ट में हेराफेरी तथा गुंडई एवं दबंगई से जनता को वोट डालने से रोकना, ये सब भाजपा का खेल जनता देख रही है और भाजपा के खिलाफ जन विद्रोह की आंच जनता और युवाओं के अंदर धीरे धीरे सुलग रही है। इनमें से अगर कुछ वीडियोस हम देखने लायक होंगे तो आपको हम दिखाएंगे भी। उनमें उन महिलाओं के भी वीडियो हैं जिनको हमने सुनाया था कि कैसे उनको पर्ची की वजह से रोका गया वहां पर जाने से, चुनाव मतदान करने से। और आरजेडी ये ट्वीट कर रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट डालने गए तो पता चला कि उनका वोट पहले ही पड़ चुका है। यानी जो लोग सुबह सुबह वोट डालने गए उनसे कहा गया कि आप अभी डालिए नहीं, आप पर्ची लेके आइए, और जो लोग
1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद जा रहे हैं, उनसे कहा गया कि आपका वोट ही पड़ गया है। ये तो अजीब सी अराजकता है। हाँ बिल्कुल अजीब सी अराजकता है समीर जी। और इस समय प्रियंका गांधी जो हैं जी। वो गोविंदगंज में जनसभा को संबोधित कर रही हैं, तो वहाँ भी हम लोग सुनेंगे कि प्रियंका जो हैं वो क्या कह रही हैं इस समय गोविंदगंज में, चूँकि दूसरे चरण का मतदान। हाँ, वहाँ पर दूसरे चरण का मतदान है। प्रियंका गांधी की कई सभाएं वो आज लगी हुई हैं, तो सुनते हैं उस समय वहाँ पर एक जनसभा में है क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी। और दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होंगे और उसमें 122 सीटों के लिए आज 121 सीटों पर मतदान हो रहा है। फिर पटना, वहाँ राजधानी पटना में भी आज मतदान हो रहा है और इसके अलावा 17 कुल 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर। तो प्रियंका गांधी को सुनते हैं क्या कह रही हैं। और इस बीच बड़े आरोप लग रहे हैं चुनाव में धांधली के, और चुनाव आयोग उन सारी धांधलियों पर खामोश है। कोई जवाब आता है नहीं आता है, आगे हम देंगे। एक बार सुनते हैं पहले प्रियंका गांधी को क्या कह रही हैं। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश को बनाने वाले आप हैं, आपके पूर्वज हैं। आप सोचिए, उतने साल पहले, दशकों पहले, जब ना मोबाइल फोन होता था, ना टीवी होता था, यहाँ के रास्ते भी पक्के नहीं थे, उस समय आपके पूर्वजों ने आंदोलन किया। एक समस्या थी यहाँ, उन्होंने आंदोलन किया और ऐसा आंदोलन किया कि उस आंदोलन की बात महात्मा गांधी जी तक पहुंची। और फिर महात्मा गांधी जी यहाँ आए और यहाँ आकर उन्होंने जब देखा कि कैसी समस्या है, किस तरह से यहाँ के किसान इतने महान बड़े साम्राज्य से लड़ाई कर रहे हैं, खड़े हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब उनसे महात्मा गांधी जी प्रेरित हुए और इस देश में उन्होंने सत्याग्रह यहीं से शुरू किया और यहीं से शुरुआत हुई हमारी आजादी की लड़ाई की। वो थे आपके पूर्वज, वह है ये धरती जिसे पूरा देश नमन करती है। लेकिन आज आपकी परिस्थिति क्या है, मुझसे अच्छी तरह आप जानते हो। ये वही धरती है जहां की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी होती थी कि बड़े बड़े आईएएस के अफसर, बड़े बड़े आईपीएस, आईएफएस यहां से आते थे। ये वही धरती है जहां बड़े बड़े कारखाने लगवाए गए थे, उनकी स्थापना हुई थी, बड़े बड़े पुल बने थे बिहार में एक जमाने में। आज ये हालत है कि 3 साल में 27 पुल गिरे हैं। यहाँ का विकास तेजी से हो रहा था, यहाँ के अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता थे, और आज आपकी परिस्थिति ये है कि आप संघर्ष कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए। आज परिस्थिति ये है कि यहाँ की आधी आबादी पलायन करके बाहर अलग अलग प्रदेशों में अपनी रोजी रोटी कमाने जाती है। आप सब यहाँ नौजवान खड़े हो, बताओ 20 सालों से एनडीए की सरकार चल रही है, आपको रोजगार मिला है? हाथ ऊपर करो, किस किस को रोजगार मिला है? पलायन करके जाना पड़ता है रोजगार लेने के लिए। और पलायन का मतलब क्या है, किसी ने पूछा? ये बड़े बड़े नेता, मोदी जी जो आते हैं, अमित शाह जी आते हैं यहाँ पे, आपको बड़े लंबे भाषण देते हैं। आपसे पूछा कि आप कैसे गुजारा कर रहे हो? आपसे पूछा कि जब आप पलायन करके जाते हो, अपने परिवारों को यहाँ छोड़ के जाते हो, अपने बच्चों को नहीं देख पाते, अपनी बीवियां को छोड़ के जाते हो, दूर किसी शहर में जाकर कहीं एक कमरा ढूंढते हो जिसमें 8-10 और लोग तुम्हारे साथ रहते हैं, और जहां पे भी नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है, चाहे कुछ भी वेतन हो, चाहे कैसा भी हो, कर लेते हो, क्योंकि कमाना है, घर कुछ पैसा भेजना है। क्या क्या सहते हो शहरों में, अपमान किया जाता है तो वो भी पी जाते हो, वो भी सह लेते हो। संघर्ष करने की आदत हो गई है,
अपमान सहने की आदत हो गई है कि नहीं? कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े बड़े शहरों में कोई अपना नहीं होता, अपने तो सारे यहां होते हैं। और फिर भी तरह तरह संघर्ष करके, चाहे शिक्षित हो, चाहे कितनी भी डिग्री हाथ में है, फिर भी कोई मजदूरी का रोजगार कर रहा है, कोई माली बन गया है, कहीं कोई छोटा मोटा जो जॉब मिल रहा है वो कर रहा है। ये परिस्थिति है आज। यहां पर बिहार में खेती किसानी से कमाई नहीं हो पाती। एक जमाने में खेती किसानी से कमाई हो जाती थी, बाहर जाना नहीं पड़ता था, रोजगार मिल जाता था। आप रोजगार बना भी लेते थे, खेत पे मजदूरी मिल जाती थी, जिसका खेत था वो कमा लेता था। आज परिस्थिति ये है कि खेती किसानी के सारे सामान महंगे हो चुके हैं और ट्रैक्टरों पे टैक्स, तेल महंगा है, खाद नहीं मिलती, खाद का वितरण सही समय पे नहीं होता, जो सहायता आपको सरकार से मिलनी चाहिए उपज का सही दाम नहीं मिलता, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, तो खेती किसानी से कमाई नहीं होती। बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग लगे रहते थे। यहाँ भी मैंने सुना एक जमाने में चीनी का मिल होता था, यहाँ गन्ना की खेती होती थी, यहीं पे बिक जाता था। आज आपको यूपी जाकर बेचना पड़ता है क्योंकि यहाँ के उद्योग ठप हो गए हैं और नए उद्योग किसी ने लगाए नहीं। और जो बड़े बड़े उद्योग थे, जो सरकारी उद्योग थे, जो सरकारी कारखाने थे, वो लगभग सारे मोदी जी ने अपने बड़े बड़े सेठ मित्रों को दे दिए हैं। सब बड़े सेठों के हाथ में सौंप दिया है। देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, देश के बड़े बड़े कारखाने, आप नाम लीजिए, या अडानी को दे दिए हैं या अंबानी को दे दिए हैं। जो देश की संपत्ति थी, जो आपकी थी, आज आपकी नहीं रही। एक जमाना था, जो बुजुर्ग बैठे हैं वो बताएंगे, आप बताएंगे कि एक जमाने में सरकारी नौकरी के लिए सब तड़पते थे, है कि नहीं? सही बात है ना चाचा जी, बताइए, है कि नहीं सही बात? सब तड़पते थे कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, पेंशन मिल जाएगा, सुरक्षित रहेंगे आजीवन, घबराने की जरूरत। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी की सभाएं और आज राहुल गांधी की भी कई सभाएं हैं। 11 नवंबर को होने हैं दूसरे चरण के मतदान और उसमें 122 सीटों पर, आज 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वोटिंग में तमाम तरह की धांधली के आरोप लग रहे हैं। आरजेडी का सीधे तौर पर आरोप है कि तमाम जगहों पर मतदान को धीमा किया जा रहा है, और न सिर्फ धीमा किया जा रहा है बल्कि जब लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं तो पता चल रहा है कि उनका वोट तो पहले ही किसी ने डाल दिया है। बहुत सारी धांधली है और उसको लेकर बिहार के निर्वाचन आयोग ने एक बार जवाब दिया है, लेकिन उसके बाद आरजेडी का फिर से ट्वीट आया और उसी तरह का कि कैसे बिजली काटी जा रही है और मतदान की प्रक्रिया को धीमा किया जा रहा है, खासतौर पर उन बूथों में जहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत है। हाँ बिल्कुल, जहाँ पे इंडिया गठबंधन मजबूत है वहाँ पर जानबूझकर धीमा किया जा रहा है। और एक बार सफाई दी उसकी सीईओ बिहार ने, लेकिन दोबारा फिर जब आरजेडी ने किया तो उस पर कोई जवाब नहीं आया है, और उस पर भी अभी कोई जवाब नहीं आया है। जो आरजेडी ने बताया कि इन मतदाताओं से कहा गया कि इनके वोट तो पड़ गए हैं, जी हाँ, तो इस पर भी कोई जवाब नहीं आया है। और उस वीडियो पर भी कोई जवाब नहीं आया है जिसमें आरोप लग रहा है कि भाई ये वोट डालने से रोका जा रहा है। जी बिल्कुल, तो ये उस जो ट्वीट है उसमें बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और सुबह कई महिलाओं के आरोप थे कि उनको उनको वोट ही नहीं डालने दिया गया। तो इन सारे आरोपों के बीच पहले चरण के मतदान बिहार में हो रहे हैं विधानसभा के। इसमें चुनाव आयोग की भूमिका पर ज़बरदस्त सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है। चुनाव आयोग क्या ये देख नहीं रहा है कि जो आरोप लग रहे हैं, और किस तरीके से कुछ लोगों ने, उसको रोहिणी आचार्य ने भी रीट्वीट किया है कि बहुत सारे लोगों को पोलिंग बूथ तक ही नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लल्लन सिंह का जो वीडियो वायरल हुआ था और जिसके आधार पर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी, उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। यानी मतदाताओं को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, मतदाताओं जो पहुंच गए उनसे कहा जा रहा है कि आपके पास पर्ची नहीं है, और बाद में आने वाले मतदाताओं से कहा जा रहा है कि
आपका वोट किसी और ने डाल दिया है। ये बिल्कुल एक अराजकता जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। हाँ, बिल्कुल अराजकता जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। साफ तौर पर यह समझा जा सकता है समीर जी, और आरोप बहुत ज़्यादा जो है वो लग रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर, और इनके जवाब जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से क्या आते हैं ये देखा जाएगा कि क्या क्या आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर, इसको देखा जा सकता है। आरजेडी की प्रवक्ता हैं कंचना यादव, उन्होंने फिर एक और समाचार चैनल का जो एक वीडियो ट्वीट करते हुए SIR के नाम पर जो वोट काटे गए हैं उसको बताया है। आप बता सकते हैं क्या लिखा है? जी बिल्कुल, और लिखा है कंचना यादव ने कि SIR के नाम पर विपक्षी वोटरों के नाम कैसे काटे जा रहे हैं, जरा देख लीजिए। पुरानी सूची में नाम मौजूद था, आधार कार्ड भी है, फिर भी वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। चुनाव आयोग से सवाल है, क्या ये लोग अचानक बांग्लादेशी हो गए जिनके नाम काट दिए गए? और अभी हम लोग सुबह अमलेंदु जी जब वहाँ पर मुजफ्फरपुर में राजीव जी वहाँ थे और वहाँ आफ्ताब मिले, उन्होंने कहा कि मेरा वोट तो है लेकिन मेरे ही 3 भाइयों का वोट नहीं है, उनके परिजनों का वोट नहीं है, कट गया, जबकि उन लोगों ने फॉर्म भी भरा था। तो अब ये मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण किया है चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, वो किस तरीके का शुद्धिकरण किया है, ये चीज़ें अब ग्राउंड पर दिखाई पड़ रही हैं। हाँ, बिल्कुल ग्राउंड पर दिखाई पड़ रही हैं समीर जी। और साकेत गोखले हैं जो MP हैं राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने आज सुबह एक ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि भारत में केवल 11,272 विदेशी नागरिक हैं जिनके पास आधार कार्ड हैं, और ये सरकार ने कहा है। हाँ, मतलब ये UIDAI जो है उसने कहा है, और उन्होंने कहा कि पिछले साल 1 साल से गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा दावा कर रहे हैं कि भारत में बड़ी संख्या में अवैध विदेशी प्रवासियों को आधार कार्ड जारी किए गए हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आधार कार्ड मोदी सरकार के तहत UIDAI द्वारा जारी किए जाते हैं, ना कि राज्य सरकार द्वारा। मैंने UIDAI को पत्र लिखकर पूछा है कि भारत में कितने विदेशी नागरिकों को आधार कार्ड जारी किए गए हैं। जवाब आया केवल 11,272 विदेशी नागरिक। यानी ये UIDAI जो है वो साकेत गोखले को जवाब दे रहा है कि देश भर में कुल 11,272 विदेशी नागरिक हैं जिनको आधार कार्ड जारी किए गए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी किस किस को घुसपैठिया बता रहे हैं। अभी भी आज भी वो चुनावी सभाओं में है और कह रहे हैं कि घुसपैठियों के जरिए यहाँ पर घुसपैठिए मतदान कर रहे हैं और उनके जरिए सरकार में आने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये घुसपैठिए, पहली बात तो आंकड़ा ही गलत है, यानी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आंकड़ा बता रहा है कि मैं 12,000 से भी कम हैं जो बांग्लादेशी नागरिक हैं जिनका आधार कार्ड बना है, और उसके आधार पर आप उनको कह रहे हैं। और दूसरी बात, अगर वो घुसपैठिए वोटर बन गए हैं तो उनको वोटर बनाने की, यहाँ आने की, इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है? हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, और चुनाव आयोग ने अगर वोट बना दिए और अगर आधार कार्ड बन गए तो सरकार क्या कर रही है, सवाल तो ये भी है। और आज समीर जी 2 बजे सुनवाई है SIR पर, बिहार के SIR पर। अब अगर आज सुप्रीम कोर्ट इस SIR को अवैध घोषित कर देता है तो क्या चुनाव रद्द हो जाएगा? जी, ये सवाल भी उठ रहा है। 2 बजे हम लोग आएंगे लाइव, और उसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है वो भी पल पल की हम लोग जानकारी देंगे, और ये भी जानकारी देंगे कि आज शर्जील इमाम उमर खालिद की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है 2 बजे, और आज दिल्ली पुलिस की तरफ से जिरह होगी, तो वो भी हम लोग लाइव बताएंगे। दोनों अदालतों में क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये हम लोग बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में ग्राउंड से क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, और ये हम जो है बताए जा रहे हैं। और RJD ने बार बार जो है ट्वीट किया कि जानबूझकर स्लो वोटिंग की जा रही है और बिजली काट दी जा रही है। ये साफ तौर पर आरोप जो है वो लगाया जा रहा है, और इसका अभी तक कोई खंडन नहीं आया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिस की ओर से आया था कि ये निराधार है, लेकिन फिर से ये बार बार ये इन घटनाओं की शिकायतें की जा रही हैं विपक्षी पार्टियों की ओर से, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, कैसे लोगों के वोट, जिन लोगों ने वोट डाला ही नहीं उनका वोट कैसे पड़ गया, ये हैरानी की बात है। और इसके अलावा लोगों को मतदान केंद्रों तक जाने से रोका जा रहा है। कंचना यादव का वो ट्वीट हम लोग देखेंगे, या प्रियंका भारती ने किया था, RJD की प्रवक्ता ने, कि क्या लल्लन सिंह ने जो कहा था वो सारी चीज़ें, उन पर भले FIR हो गई, हालांकि हुआ उनका FIR के बाद कुछ हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा था क्या उसको अब धरातल पर उतारा जा रहा है। और ये लिखा हुआ है, उन्होंने उस जो है वीडियो उसको टैग करते हुए लिखा है कि यहाँ तो कंचना यादव ने, यहाँ तो लल्लन सिंह का सपना पूरा किया जा रहा है, गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों को वोट डालने से रोका जा रहा है। ये वीडियो दानापुर नसीरगंज का है, लोग नाव से आ रहे हैं वहाँ मतदान केंद्र तक जाने के लिए, और बताया उसकी कि बिहार के दानापुर में नसीरगंज घाट पर
मतदाताओं को रोके जाने की घटना सामने आई है। ये मामला गंभीर प्रतीत होता है। चुनाव आयोग से आग्रह है कि इस वीडियो की जांच करे और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करे। चुनाव आयोग ने न तो इस वीडियो का संज्ञान लिया, न जांच की, और कार्रवाई की तो बात ही छोड़ दी। हाँ बिल्कुल, कार्रवाई की बात ही छोड़ दीजिए। और ये कार्रवाई जो है वो इस पे कोई जांच नहीं और कोई अभी जवाब भी नहीं, मिसलीडिंग भी का भी अभी नहीं आया है कि मिसलीडिंग हो। और निश्चित तौर पे लेकिन अब ये बताया जा रहा है समीर जी, मतलब हम लोगों ने इतनी चर्चा कर दी है इनके सुबह के 6:09 वाले ट्वीट की। अब चुनाव आयोग ने फिर ट्वीट किया ये बताते हुए कि भाई आज ही है वोटिंग। अब ये भी ट्वीट आ रहा है। तो हम आप ये बता दें, उस ट्वीट को हम एक बार फिर दिखा दें कि बार बार चुनाव आयोग को ये ट्वीट क्यों करना पड़ रहा है, क्यों बताना पड़ रहा है कि आज ही है वोटिंग। सबको पता है, लेकिन केवल चुनाव आयोग को ही नहीं पता था। सुबह 6 बजे चुनाव आयोग ने एक ट्वीट किया और उसमें बताया कि झारखंड की 121 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा, यानी 7 तारीख को। आज सुबह का ट्वीट था और देख लेते हैं एक बार उसको स्क्रीन पर भी हम अपने कि क्या ट्वीट किया था चुनाव आयोग ने। और बाकायदा उस पर 2 घंटे तक किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और ये वो मिसलीडिंग नहीं है। आप पूरे वहाँ पर 100 लगभग 3.25 करोड़ की जनता वोट कर रही है आज 121 विधानसभा सीटों पर 18 जिलों में। उनको चुनाव आयोग की, क्योंकि उस पर तो आप बहस भी नहीं कर सकते ना। कोई व्यक्ति तुरंत कहेगा ये देखिए ये तो चुनाव आयोग ने ट्वीट किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल तुरंत कहेगा चुनाव आयोग ने ट्वीट किया हुआ है। और आप झारखंड में बता रहे हैं चुनाव, बता रहे हैं झारखंड में है और झारखंड की 121 सीटों पर फर्स्ट फेज का चुनाव है। वहाँ 81 सीटें ही हैं, कुल 81 सीटें हैं। तो ये ट्वीट है उनका सुबह 6:09 का। ये सुबह 6:09 पर ये ट्वीट किया गया है, यानी जो लोग 7 बजे जाने वाले हो वो तुरंत से लौट आए। अब यही तो मंशा रही होगी। लिखा है कि पोलिंग फॉर फेज 1 इलेक्शंस अक्रॉस 121 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन झारखंड स्टार्ट्स टुमारो। कल होगा। हालांकि और 2 घंटे तक इसका संज्ञान नहीं लिया गया। बिल्कुल इसका संज्ञान नहीं लिया गया। जब इस पे ऐसे कमेंट्स आने लग गए कि क्या भांग खा ली है, कि नशा कर लिया है, कि सुबह सूखा नशा कर लिया, इस तरीके के जब कमेंट्स आने लगे, वो बताया जाने लगा भैया कल नहीं आज है वोटिंग और ये हाल है हमारे चुनाव का, इस तरीके के कमेंट आए। तो समझ जी उसके बाद जाके लगभग 8 बजे के आसपास ये ट्वीट डिलीट किया गया। हमने जिस समय स्क्रीनशॉट लिया इसका, उस समय तक इसको 5419 लोग देख चुके थे। ये उस पर स्क्रीनशॉट पे हमारे यहाँ भी आएगी 5419 लोग इसको देख चुके थे। अभी 13 मिनट पहले जो है चुनाव आयोग ने फिर से ट्वीट किया है और ट्वीट करके बताया है कि नहीं भाई चुनाव जो है आज ही है। और इलेक्शन अलर्ट करके कि डेट ऑफ पोल फॉर फेज 1 ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2025 इज टुडे 6 नवंबर 2025। चुनाव अलर्ट बिहार विधानसभा चुनाव हिंदी में भी लिखा है 2025 के पहले चरण के मतदान की तारीख आज 6 नवंबर। अरे भाई तो 12:56 अभी हो रहा है, 13 मिनट पहले इसको किया है आपने ट्वीट। तो आज बताने की क्या जरूरत है कि आज ये चुनाव, ये सुबह जो पाप किया है सुबह देखा होगा वो तो अब वापस चले गए होंगे। तो बिहार में तो चुनाव ही नहीं है। तो ये सुबह जो पाप किया गया है लेकिन उसकी पाप की स्वीकारोक्ति नहीं की गई है कि भाई हमने गलत जानकारी दी, उसकी कोई माफी नहीं मांगी है ज्ञानेश कुमार जी ने देश से। और ना हलफनामा देकर जो है कहा है कि आज नहीं कल झारखंड की 121 सीटों पर, मतलब अपने ट्वीट का शुद्धिकरण कर रहे हैं। लेकिन शुद्धिकरण क्यों करना पड़ रहा है बार बार ये नहीं बता रहे हैं और माफी भी नहीं मांग रहे उसके लिए कि हमने अपने ट्वीट का शुद्धिकरण कर लिया। मतदाता सूची का तो नहीं हो पाया शुद्धिकरण, जिसका वादा था ये शुद्धिकरण होगा, लेकिन आपने ट्वीट गलत किया उसका भी आप शुद्धिकरण नहीं कर, मतलब ये नहीं बता रहे कि आपसे गलत हो गया। तो ये हमारे चुनाव आयोग का हाल है। जी बिल्कुल, ये चुनाव आयोग का हाल है, किस तरीके से काम कर रहा है। लगातार शिकायतें आ रही हैं अलग अलग जगहों से, ग्रामीण इलाकों से, शहरी इलाकों से। मतदान के दौरान धांधली की शिकायतें आ रही हैं। लोग पहुंच रहे हैं तो पता लग रहा है कि उनका वोट पहले ही डाल दिया गया है। इन सारी शिकायतों पर चुनाव आयोग कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। लगातार इस पर कई बार ट्वीट हो रहा है विपक्षी नेताओं की तरफ से, उनके पार्टी का आधिकारिक जो सोशल मीडिया हैंडल है उसकी तरफ से, लेकिन कुछ भी नहीं उसका संज्ञान लिया जा रहा है। लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, वो मतदान केंद्र तक ही ना पहुंच पाए इसकी कोशिश की जा रही है और उसके वीडियो डाले जा रहे हैं। इससे ज़्यादा स्पष्ट उसका प्रमाण क्या होगा, लेकिन चुनाव आयोग तक कोई बात पहुंच नहीं रही है। अमलेदु जी, लग रहा है वही जो सुबह का उनका ट्वीट था उसका जो हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं, खाली वही बात उन तक पहुंच पा रही है। हाँ, उसी का बार बार शुद्धिकरण हो रहा है। हाँ, उसी का बार बार शुद्धिकरण हो रहा है कि भाई चुनाव कल नहीं है, चुनाव आज ही है। ये बार बार बताया जाएगा, मुझे लगता है कि शाम तक बताया जाता रहेगा कि आज ही है चुनाव। फिर बताया जाएगा आज हो गया चुनाव पहले चरण का, ये भी बताया जाएगा समीर जी शाम को। लेकिन बड़ा दिलचस्प होगा समीर जी ये देखना कि शाम को 6 बजे जो आएगा मतदान का प्रतिशत, कि कितना मतदान प्रतिशत है, वो परसों तक कितना बढ़ता है और जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन तक कितना बढ़ता है जी, चुनाव खत्म होने के बाद।
तो ये है। अब लोग जो है वो मजाक भी बना रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी का सोशल मीडिया पर, कह रहे हैं कि भाई ये ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं कि भाई क्या हम ब्राजीलियन माताओं बहनों के जो सीसीटीवी है क्या वो हम बता दें कि उन्होंने कितनी बार वोट डाला। क्योंकि राहुल गांधी ने कल जो खुलासा किया है कि ब्राजीलियन मॉडल का एक फोटो जो है लगा करके जो है कितनी जगह पर वोट डाल दिए गए। तो इस तरीके के भी सोशल मीडिया पर कमेंट्स आ रहे हैं समीर जी। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर उस तरह के अभी कमेंट आ रहे हैं। और जो पिछले 4 घंटे में जो मतलब इसके अपडेट आए हैं मतदान के, इस पर भी कई सारे इस पर ट्वीट हो रहे हैं कि शाम तक कितनी संभावना है। तो लोग उस पर जवाब दे रहे हैं कि 65% तक। पर यह भी कहा जा रहा है कि 65% तक तो आज परसों तक हो सकता है कि ये 75% या 85% हो जाए। हाँ, अब ये इसलिए बातें हो रही हैं क्योंकि चुनाव आयोग यही कर रहा है पिछले कई चुनाव से। हाँ बिल्कुल, पिछले कई चुनाव से यही कर रहा है और इसीलिए आवाज उठ रहे हैं। और इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा भी दायर किया था प्रकाश अंबेडकर ने कि भाई बताया जाए कि शाम को 5:59 के बाद कितने लोगों को आपने वोट टोकन दिया कि भाई ये उसके बाद वोट डालेंगे, और ये लगभग 10% से ज़्यादा वोट शाम कैसे बढ़ गया, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। और यही राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया था कि भाई जो चुनाव खत्म होने के बाद 3 दिन बाद ये कैसे जो है वो 10% से ज़्यादा वोट बढ़ गया। तो इसको लेकर है। और यहाँ तो सही सीधा आरोप जो है वोट चोरी का ज्ञानेश कुमार जी को लगाया गया है कि वो वोट चोरों को संरक्षण दे रहे हैं। सीधे ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। जी बिल्कुल, ये आरोप लगाए हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। और जो तमाम तथ्य प्रमाण सब कुछ दिए गए हैं, बावजूद इसके उस पर केवल यही कि ये सारे आरोप गलत हैं। एक लाइन का जवाब। यहाँ बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान धांधली की तमाम शिकायतें आ रही हैं, लेकिन उन शिकायतों के बावजूद चुनाव आयोग को ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। और चुनाव आयोग सुबह ट्वीट कर रहा है कि झारखंड की 121 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होंगे। बार बार उसका वो अपना जो गलती की है उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सुबह 2-2.5 घंटे तक ये ट्वीट चुनाव आयोग के ट्विटर हैंडल पर लगा रहा, उसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया। खैर, अब क्या कुछ होता है, लेकिन SIR, जिस SIR के जरिए नई मतदाता सूची बिहार में तैयार की है चुनाव आयोग ने, जिसके तहत ये चुनाव हो रहे हैं, उसी मतदाता सूची के आधार पर उस मतदाता सूची, उस SIR की प्रक्रिया वो संवैधानिक है या नहीं, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट जिसकी संवैधानिकता की जांच कर रहा है, उसी प्रक्रिया को के जरिए यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और वहाँ पर आज बहस होगी। 2 बजे वो शेड्यूल किया गया है मैटर। उस पर क्या कुछ होगा वो हम आपको कोर्ट रूम से लाइव देंगे, अपडेट बताएंगे। बिहार में मतदान की प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ रही है उसके बारे में भी जानकारी देंगे, और ग्राउंड से क्या खबरें आ रही हैं वो भी बताएंगे। थोड़ी देर के बाद फिर मिलेंगे, 1 घंटे के बाद। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।